आप सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। मैं विभू श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की और सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड। और अच्छी बात यह है कि मोल कॉन्सेप्ट का ये चैप्टर क्लास 11th में और साथ ही साथ क्लास 12th में दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आज की यह क्लास कक्षा 11 एवं कक्षा 12 दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास होगी। प्रारंभ करते हैं कुछ सामान्य चीज़ों से। इसे ऊपर एक हेडिंग लिखी है व्हाट इज़ मोल। तो व्हाट इज़ मोल यानी कि मोल क्या है, इसको एक सिंपल सा हम समझा सकते हैं कि जैसे पहला पॉइंट लिखा कि जिस प्रकार हमारे आसपास उपस्थित हर पदार्थों को नापने का एक निश्चित मात्रक है, ठीक वैसे ही चाहे वह लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर किलोमीटर हो, घरेलू अनाज को नापने के लिए किलोग्राम क्विंटल जैसे बड़े यूनिट हों, घर में लाए जाने वाले दूध तेल आदि के लिए लीटर का मात्रक हो, ठीक उसी प्रकार एटम आयनों एवं अणुओं का मात्रक मोल है। तो इसका मतलब यही हुआ है जैसे आप अपने आसपास देखते हो कि हर चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग मात्रक हैं, ठीक वैसे ही जब बात आती है परमाणुओं की, आयनों की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो उनको नापने का जो मात्रक है वो क्या है, मोल है। तो एक बात समझ जाना चाहिए कि मोल कोई पदार्थ नहीं, कोई मॉलिक्यूल, एटम या कोई कंपाउंड नहीं है, यह केवल एक यूनिट है, वो भी अति सूक्ष्म कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम मॉलिक्यूल और आयन। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मोल वास्तव में कोई ऐसा नहीं है कि कोई यौगिक हो, कोई कंपाउंड हो, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ क्या है कि किसी सूक्ष्म कणों मतलब आयनों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणुओं मॉलिक्यूल, इनको नापने का एक जरिया मात्र है। जैसे आप यहाँ बगल में देख सकते हो कि लिखा है 1 दर्जन, 1 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में कितने सेब हैं, यहाँ पर 12। ठीक वैसे ही 2 दर्जन में टोटल कितने सेब हो गए, 24। तो यहाँ लिखा 24 एप्पल्स। तो 24 एप्पल्स का मतलब क्या है कि ये केवल इतना बताता है कि कितनी संख्या है। और वही चीज़ आप यहाँ पर एक अच्छे से देख सकते हो कि इसे एक छोटे से फिगर में कि एसआई यूनिट ने, एसआई यानी कि आपको पता होगा एसआई मतलब क्या, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, उसने क्या बताया कि जिस प्रकार ल्यूमिनस इंटेंसिटी को यानी कि प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए कैंडेला है, लेंथ को नापने के लिए मीटर है, मास को नापने के लिए किलोग्राम है, टाइम को नापने के लिए सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एम्पियर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को नापने के लिए केल्विन या डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, ठीक वैसे ही पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए क्या होता है, मोल होता है। और पदार्थ का अर्थ यहाँ पर क्या, वो पदार्थ जो अति सूक्ष्म हो या फिर जो यौगिक रूप में हो, जो रासायनिक रूप में हो। ठीक, तो ये रही पहली स्लाइड। अगले स्लाइड में चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हो मोल वास्तव में डील किससे करता है, मोल डील करता है मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, एटम और प्रोटॉन से। यानी इन सब की जो मात्रा की गणना होती है वो किसकी सहायता से होती है, मोल की सहायता से। ठीक, आगे की चर्चा करते हैं। वैल्यू ऑफ मोल, पुरानी परिभाषा क्या थी, जिस प्रकार 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर तथा 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, ठीक वैसे ही यह कहा गया कि अगर किसी पदार्थ, अर्थात पदार्थ में क्या आता है, एटम मॉलिक्यूल आयन की मात्रा 12 ग्राम कार्बन के बराबर ली जाए, क्या लिया जाए, 12 ग्राम कार्बन के बराबर, तो वो क्या होगा, 1 मोल। आप यहाँ क्लियर देख सकते हो, मोल ऑफ वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटाइटीज एज देयर आर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, कभी दुकान पे जाइए तो तुला होता है, तुला देखा होगा ना। अगर आपको 1 किलो दाल लेनी है तो 1 किलो दाल लेने के लिए आप एक तरफ 1 किलो का बटखरा रखते हो, जो मतलब दुकानदार रखता है, और दूसरी तरफ क्या रखता है, वो एक उसी के सापेक्ष लिया गया कोई अनाज, गेहूँ, दाल, चावल जो भी है वो लेता है। तो जैसे अब जो पैटर्न वहाँ होता है
ठीक वैसे ही पहले नापा गया था कि भाई अगर किसी भी पदार्थ का हमको 1 मोल लेना है तो 1 मोल मात्रा कितनी होगी। 1 मोल मात्रा बस वही है कि भैया 12 ग्राम कार्बन, जैसे एक तुला ले लीजिए, एक तरफ 12 ग्राम कार्बन की मात्रा रख दिया जाए अगर भार के स्वरूप में, और एक तरफ क्या रख दिया जाए NaCl, H2SO4, चीनी, कोई भी कंपाउंड कुछ भी, जब वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जैसे तुला में होता है, जैसे कि बैलेंस में होता है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, 1 मोल हो जाएगी। तो पुरानी परिभाषा मित्रों यही थी कि 1 मोल क्या है। 1 मोल सिर्फ इतना सा है कि किसी भी पदार्थ का उतनी मात्रा, उतना अमाउंट जो 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित होती है। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, वह अमाउंट जो 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं मॉडिफिकेशन इन मोल डेफिनेशन। मोल की डेफिनेशन में कुछ सुधार किए गए। यहाँ पे आप पहले एक फिगर देखो, ये सुधार किसने किया था, वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने। सुधार क्या है, इस फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पर एक यंत्र, एक मशीन यूज़ की गई है। उस मशीन का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर बताता क्या है यार, मास मास जैसा नाम से समझ में आना चाहिए। मास क्या है, द्रव्यमान है। मास क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है। और स्पेक्ट्रोमीटर्स आप अभी इतना समझो कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, किसी भी चीज़ को नापने का एक यंत्र है। अब एक मशीन है, इतनी बात आप समझ सकते हो। तो किया क्या गया, यहाँ पर कार्बन 12 के परमाणुओं को रखा गया। जब कार्बन 12 के परमाणुओं को रखा गया तो मास स्पेक्ट्रोमीटर नापता क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर नापता है द्रव्यमान। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर नापता क्या है, द्रव्यमान। और जब कार्बन 12 के परमाणुओं को ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के बीच से गुजारा गया, जब मास स्पेक्ट्रोमीटर के बीच से गुजारा गया तो यहाँ पे एक मात्रा आई। वो मात्रा क्या बताती है, उन कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान, एक्चुअल द्रव्यमान जो मशीनों के थ्रू नापा गया है, वो कितना है, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। कार्बन 12 के परमाणुओं का वास्तविक भार यही होता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से ये गणना की गई। अब इस गणना की सहायता से कुछ और कार्यक्रम किए गए। वैज्ञानिक अमेडियो एवोगैड्रो, नाम क्या हुआ, अमेडियो एवोगैड्रो। मोल की ओल्ड डेफिनेशन में और मॉडिफिकेशन किया गया। अतः वैज्ञानिक अमेडियो एवोगैड्रो ने मास स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करके कार्बन 12 के एटम का द्रव्यमान यानी कि मास की गणना की, जो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। और कार्बन 12 के 12 ग्राम मास और कार्बन 12 के एक एटम के मास का अनुपात निकाला, जो नंबर आए उसे एवोगैड्रो नंबर दिया। देखिए भाई, समझते हैं इस बात को। सबसे पहले क्या किया एवोगैड्रो ने, मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से कार्बन 12 के परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना की, जो आपके सामने है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। दूसरा काम क्या किया, उन्होंने कार्बन 12 का भार लिया और कार्बन 12 के भार में डिवाइड किया किससे, कार्बन 12 के एक परमाणु का। यहाँ लिखा क्या है, 12 ग्राम मोल ऑफ 12 कार्बन, यानी कि कार्बन 12 का जितना भार होना चाहिए वो भार लिखा, और नीचे उसको भाग किससे दिया, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से। तो जब ऐसा किया तो वहाँ पे एक संख्या मिली, वही संख्या क्या थी, 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। वही बात आपने यहाँ पे लिखी हुई है बगल में। तो एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि वास्तव में अमेडियो एवोगैड्रो ने किया क्या। देखिए, एक सेकंड का रिवीजन ले लेता हूँ। अमेडियो एवोगैड्रो ने केवल क्या काम किया, कार्बन 12 के परमाणुओं के मास का कैलकुलेशन किया, किसकी हेल्प से, मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से। ध्यान रखिएगा, कार्बन 12 के परमाणु का यानी कि एक एटम का उन्होंने मास एस्टिमेशन किया, और उस एक एटम के मास एस्टिमेशन से जो वैल्यू आई वो आपके बगल में लिखी है 1.99 करके। फिर उसके बाद
कार्बन 12 का जो एक्चुअल वेट होगा, जो वास्तविक द्रव्यमान होगा, उससे क्या कर दिया, भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड किया तब जाके केमिस्ट्री के इतिहास में हमें एक नई संख्या मिली, जिसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर से जानते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल एन ए के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो IUPAC ने इसी एवोगैड्रो नंबर को क्या माना, 1 मोल माना है। अगर किसी भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन के इतने पार्टिकल इकट्ठा कर लिए जाएं तो वह 1 मोल के बराबर होता है। ठीक, अगली बात करते हैं। ये बगल में आप तस्वीर देख रहे हो वो है अमेडियो एवोगैड्रो की। अमेडियो एवोगैड्रो की इस तस्वीर की सहायता से आप समझ सकते हो कि इन्होंने ये काम किया। बाकी ये वो संख्या है जिसको आज के डेट में हम लोग क्या मानते हैं, 1 मोल। अगले पेज पर चलते हैं। एक शब्द आता है मोलर मास। मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान। अगर मैं मोलर मास की एक सिंपल सी परिभाषा बताऊं तो मोलर मास एक्चुअलिटी में क्या है भैया, वो है किसी भी परमाणु का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास। अब ये एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एटॉमिक मास अर्थात परमाणु भार, मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणु भार, और फॉर्मूला मास यानी सूत्र भार। अब इसको समझते कैसे हैं, आप सभी को मालूम है कि परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक का दुगना। जैसे कि मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन के परमाणु भार की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो उसका परमाणु भार या एटॉमिक वेट क्या होगा, 18 होगा। ठीक, 16 होगा, 16 होगा। ठीक, वैसे ही अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो उसका परमाणु भार वहाँ पर कितना होगा, 18 होगा। तो परमाणु भार कुछ और नहीं है, आपको याद भी होगा, परमाणु भार वास्तव में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योगफल है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र जैसे कि मैं बात करूं H2O की, H2O एक यौगिक है। अगर उसके एक अणु, भाई अणु क्या होता है ये भी बात पता होगी, आप सभी ने पढ़ा होगा पुरानी कक्षाओं में, कि जब 2 परमाणु मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अणु। यानी परमाणुओं के मिलने से अणु, और अणुओं के मिलने से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तो अगर मैं एक बात करूं कि H2O के एक अणु का परमाणु भार, H2O के एक अणु का अणु भार या मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा उसका, हाइड्रोजन का 1 होता है भाई, तो 2 हाइड्रोजन हुए, तो 2 हाइड्रोजन मतलब क्या, 2H। ठीक, और 2H यानी कि 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का भार 2, तो 2 हाइड्रोजन का भार, एक हाइड्रोजन का भार 1, तो 2 हाइड्रोजन का भार 2। ऑक्सीजन का भार कितना होता है, ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो 16 और 2 क्या हो गए, 18 हो गए। तो ये आपको नीचे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि वास्तव में मॉलिक्यूलर मास कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18.02। यहाँ पर क्या, 2 हाइड्रोजन का मास जिसको एक्चुअल वैल्यू क्या है 1.00794, ये दोनों हाइड्रोजन के मास हुए, प्लस 15.9994 ये किसका मास हुआ, ऑक्सीजन का। दोनों का योगफल क्या आया, 18.02 ग्राम। अब इसको आप यहाँ पढ़ सकते हो आसानी से कि किसी भी तत्व या यौगिक एलिमेंट और कंपाउंड का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भार के योगफल के बराबर होता है। जनरली किसी कंपाउंड का अणु भार या मॉलिक्यूलर मास से ही उसका मोलर मास होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं मोलर मास की, तो मित्रों मोलर मास और कुछ नहीं, वो उस परमाणु या उस कंपाउंड या उस एटम का मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अ परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कभी पूछा जाए H2O में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है, और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है, तो उसको आप आसानी से यहाँ देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल में लिखा है इतने में कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास कैसे निकालोगे, मोलर मास अर्थात मोलर द्रव्यमान। मोलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का इतना 1.00794,
ऑक्सीजन का 1.00794, सॉरी 2 हाइड्रोजन का इतना हुआ, एक ऑक्सीजन का 15.9994, तो ये आ गया इसका मोलर मास 18.0153, जिसको हम एग्रीगेट तौर पर क्या लिख सकते हैं 18.02 ग्राम। अब अगर मुझे गणना करनी है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट की, तो वो कैसे निकालोगे? प्रतिशत मात्रा, किसी भी यौगिक में अणु की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट। अब देखो एक सिंपल सा तरीका है, हमको केवल क्या करना है कि उस यौगिक में कितना भार है, उस यौगिक में उस तत्व का या परमाणु का कितना भार है बटे अणुओं का पूरा भार। जैसे कि आप अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का कुल भार कितना है भाई? हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2, तो हमने यहाँ लिखा 2। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना माना जा सकता है? 1.008 बटे टोटल भार अर्थात किसका? H2O का टोटल भार। तो 2 इंटू 1.008 अपॉन 18.02 इंटू 100, इसके बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हो? हाइड्रोजन का प्रतिशत, हाइड्रोजन का परसेंटेज H2O में कितना है। देखिए सिंपल गणित है, आप यहाँ केवल क्या कर रहे हो, आपने अगर H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट हाइड्रोजन है, तो सिंपल तरीका है भैया। वो सिंपल तरीका क्या है? हाइड्रोजन का जितना वेट है और कंपाउंड का जितना वेट है, जो मास है, दोनों को डिवाइड करके 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा करने का रीज़न क्या है मित्रों? वो रीज़न सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर बात परसेंटेज की हो रही है, प्रतिशत, और जब भी प्रतिशत की चर्चा होगी आप वहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो उसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, बाकी बगल में आपके लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक। अगली चीज़ आती है सॉल्यूशन। देखिए मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सांद्रता के पदों को समझना बहुत आवश्यक है। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है वो आप क्लियरली देख सकते हो। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद मिलने वाला एक समांगी मिश्रण है। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिएगा भैया। समांगी मिश्रण क्या? अगर किन्हीं दो चीज़ों को मिलाने से हमें एक समांगी मतलब क्या होता है? जिसका पूरा व्यवहार एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पानी और दूध के मिश्रण की, तो पानी और दूध का जो मिश्रण होता है, अगर आप उसको मिलाकर रख दो तो आप आसानी से पानी और दूध को अलग अलग नहीं कर सकते। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ मिश्रण ना होकर उसको हम वास्तविक में क्या कहेंगे? एक्चुअल में वो क्या है मित्रों? सॉल्यूशन है, विलयन है। तो विलयन क्या होता है और मिश्रण क्या होता है? दोनों में जरा सा ही अंतर है बस। विलयन वो जो पूर्णतः समांगी हो, मिश्रण वो जो समांगी या विषमांगी कुछ भी हो सकता है। अगर समांगी हुआ, अगर कोई मिश्रण समांगी हो गया तो वो विलयन है, और अगर विषमांगी हुआ तो वो मिश्रण है। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई भी मिश्रण समांगी अवस्था को प्राप्त कर लिया, समांगी मिश्रण है, तो उसको आप विलयन कह सकते हो। लेकिन अगर कोई भी मिश्रण विषमांगी या हेटेरोजीनस है तो उसको आप विलयन नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप बालू और पानी को मिलाइए, तो बालू और पानी को मिलाने पर आप आसानी से दोनों को अलग अलग रूपों में देख सकते हो। बालू को अलग देख सकते हो, पानी को अलग देख सकते हो। तो जब अलग अलग देख सकते हो तो पदार्थ की इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोजीनस। हेटेरो का मतलब ही होता है जो चीज़ अलग हो, इसको हेटेरोजीनस मिक्सचर कहा जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। इनका समांगी होना उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैं कक्षा 11 कक्षा 12 दोनों के विद्यार्थियों से कोई बात अंडरस्टूड करा देना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन का जो सबसे प्रमुख गुण है वो है उसका समांगी होना। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? उसका समांगी होना। ठीक। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो परफ्यूम,
एंटीस्पायरेंट एयर, हवा। हवा भी क्या है भाई, हवा भी एक समांगी मिश्रण है। यहाँ पर समांगी मिश्रण होने की वजह से हवा को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक विलयन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अनेकानेक गैसें हैं, सेवरल नंबर ऑफ गैसेस हैं, लेकिन वो सभी गैसेस एक पर्टिकुलर फॉर्म में हैं। आप वायुमंडल में ऑक्सीजन को अलग, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग, नाइट्रोजन को अलग नहीं देख सकते भैया। वो सब अलग अलग दिखाई नहीं देते, वो सब एक जैसे दिखाई देते हैं। और एक जैसे दिखाई देने की वजह से उनको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है मित्रों, विलयन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप एक डिफिनेशन देख सकते हो, अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits। यहाँ पे एक वर्ड आया नॉन रिएक्टिव, उसका मतलब क्या है वो आप आसानी से आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये बात आपको पता है कि सॉल्यूशन के दो घटक हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को कहते हैं विलेय और सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक। जिसकी मात्रा अधिक हो वह सॉल्वेंट है, जिसकी मात्रा कम हो वो सॉल्यूट है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस विलयन में दो रंग के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। आपको समझाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। नीले रंग की जो बॉल है वो है आपका सॉल्वेंट, और जो हरे रंग की बॉल या मॉलिक्यूल है उसको कहोगे सॉल्यूट। अगर मैं कहूँ यहाँ पर सॉल्वेंट को समझना आसान है, बिल्कुल आसान है। सॉल्वेंट वो या विलायक वो जिसकी मात्रा ज़्यादा है, सॉल्यूट वो या विलेय वो जिसकी मात्रा कम है, ठीक। अगली चीज़ पे करते हैं, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट के आधार पर उसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। हम सब के बारे में अलग अलग करके वार्ता करेंगे। पहली हेडिंग आती है गैस सॉल्यूशन के। गैस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जहाँ पर सॉल्वेंट गैस हो, यानी कि गैस की मात्रा वहाँ पर क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक। सॉल्वेंट मतलब ही होता है जिसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। अब इसका पहला एग्जाम्पल है, आप यहाँ पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है गैस इन गैस, यानी कि जब दो गैसों को मिलाया गया हो उसको कहते हैं गैस इन गैस, यानी गैसों का गैसों में मिश्रण। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस हैं। तो जिनको मिलाया गया वो सब के सब गैस हैं। तो सॉल्वेंट भी गैस है, सॉल्यूट भी गैस है। इसमें किसी एक की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट होगा। तो ये पहला एग्जांपल किसका है, गैस इन गैस का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल किसका आएगा यहाँ पर, आप यहाँ देखो लिक्विड इन गैस का। लिक्विड इन गैस का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड को गैस में मिलाया जाए। मैं इसका बहुत आसानी सा एक उदाहरण ले सकता हूँ। आप जैसे कभी सफ़र करो और ठंडी के मौसम में ध्यान दीजिए, कोहरा पड़ता है, कोहरा, खूब तेज कोहरा पड़ता है। अक्सर विद्यालयों में भी आपने देखा है कि वंदना सभा में कोहरा पड़ता है। और कभी गंगा जी के किनारे जाइए जनवरी के मौसम में तो कोहरा पड़ता है। आपसे अगर मैं पूछूं कोहरे में क्या क्या है, तो कोहरे में पानी की बूंदें भी होती हैं और कोहरे में हवा भी होती है। अब मुझे एक बात बताइए, कोहरा हवा के जैसे बहता है, यही तो होता है ना भाई, कोहरा हवा जैसे हवा चलती है, कोहरा उसी की तरफ उड़कर चलता है। तो अगर कोहरा उड़ कर के चल रहा है, लेकिन वो उसमें उपस्थित क्या क्या है, उसमें प्रेजेंट क्या क्या है, उसमें प्रेजेंट है एयर और वाटर। तो अगर वो बह रहा है हवा की जैसे, तो यानी कि वो उसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो एयर जैसी है, और वहाँ पर गैस की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है। तो कोहरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिक्विड इन गैस का। जब गैस की मात्रा, गैस सॉल्वेंट हो और वाटर क्या हो आपका, लिक्विड क्या हो आपका, सॉल्यूट हो, वो इस कंडीशन में आता है। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है
जो मिश्रण बनता है उसको अगर देखें वो गैसियस अवस्था में होता है। एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, गैसियस अवस्था में होता है ये तो बात है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि सॉल्वेंट इन गैस। देखो भाई सॉल्वेंट, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ इस बात को। अगर आप एक गिलास चीनी में एक चम्मच पानी, जो बहुत कॉमन सा बहुत सामान्य सा उदाहरण है, मिला के रखो तो होता क्या है, एक गिलास चीनी में जब एक गिलास पानी मिला के रखते हो तो वहाँ पे आप आसानी से देख पाते हो कि पानी की मात्रा ज़्यादा है, चीनी की मात्रा कम है, और जो उन दोनों को मिलाने के बाद मिलता है वो क्या है, वो क्या है, शरबत। और शरबत की अवस्था कैसी होती है, शरबत की कंडीशन कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए मित्रों, वो क्या बैठाना है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा है सॉल्यूशन उसी की अवस्था को प्राप्त करता है। सॉल्यूट चीनी था, सॉल्वेंट पानी था, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो दोनों के मिलाने के पश्चात जो अवस्था मिली वो इसी वजह से किस अवस्था में मिल रही है, पानी की अवस्था, अर्थात दैट मीन्स लिक्विड स्टेट में। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है हमको वही चीज़ फाइनली ऑब्टेन होती है। अगर लिक्विड और गैस में गैस का अमाउंट ज़्यादा है, गैस की मात्रा ज़्यादा है, तो लिक्विड और गैस को मिलाने के बाद गैस के रूप में ही या गैस के फॉर्म में ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। समुद्रों में क्या होता है, समुद्र में पानी ज़्यादा होता है और घुली हुई ऑक्सीजन कम होती है, इसी वजह से वहाँ पानी ज़्यादा है तो पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, ऑक्सीजन क्या हुई, सॉल्यूट हुई। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा सॉल्यूशन उसी के फिजिकल नेचर, उसी की भौतिक अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक, इतनी सी बात। अगली चीज़ करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का मतलब क्या है, मैं इसको भी आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप कभी ध्यान दो, जैसे कि कभी घर में हवन हो रहा हो या कहीं पे आप होलिका दहन होते हुए देखो, होली में खूब जलता है, या कहीं कूड़ा जलते हुए देखो या टायर जलते हुए देखो, तो आप देखोगे उसमें कि जब होलिका दहन या हवन या जलता हुआ कूड़ा कुछ भी है, जब जलते हैं उनके धुएं के साथ कार्बन के छोटे छोटे काले काले रेशे निकलते हैं। और वो जो काले काले रेशे होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन उनका भार इतना कम होता है कि वो हवा में उड़ते रहते हैं, हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक तो वो, दूसरा एग्जाम्पल धूल भरी आंधी। धूल भरी आंधी को अगर देखें तो धूल भरी आंधी में धूल के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं मित्रों, और उन छोटे छोटे पार्टिकल में जब तेज़ी से हवा चलती है तो वो धूल के कण हवा के साथ बहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आंधी में हवा ज़्यादा है कि धूल ज़्यादा है, तो आपका जवाब यही होगा कि आंधी में हवा की, एयर की, गैस की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, और वहाँ पर पार्टिकल यानी कि सॉलिड यानी धूल का जो अमाउंट है वो कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत कैसा है, कम है। ठीक, तो गैस का अमाउंट ज़्यादा है, इसी वजह से वहाँ गैस क्या है, एयर क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉलिड यानी कि धूल के पार्टिकल का अमाउंट कम है तो वो क्या है, आपका सॉल्यूट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल से एग्जांपल से। अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज क्या कहता है, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लिक्विड। सॉल्यूशन इन लिक्विड का अर्थ क्या होता है कि जब लिक्विड क्या हो, सॉल्वेंट हो। अब पहला एग्जांपल क्या है, गैस इन लिक्विड। एक बात बताइए, पानी में मछलियाँ रहती हैं, पानी में जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, तो ये जीव जंतु, मछलियाँ, पेड़ पौधे सब सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। तो रेस्पायरेशन करने के लिए इनको केवल एक चीज़ चाहिए, उस एक चीज़ का नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उन्हें मिलती भी है। अक्सर आप न्यूज़ में पढ़ते हो कि गंगा में प्रदूषण इतना हो गया कि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, जीव जंतु मरने लगे। अब तो वैसे नदी की अवस्था काफ़ी अच्छी हो चुकी है। बहरहाल, तो वहाँ अवस्था क्या है, वहाँ पे आप देख रहे हो सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, यानी लिक्विड की मात्रा, द्रव की मात्रा ज़्यादा है, और घुली हुई गैस की मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा कैसी है, कम है। ये बात समझ में आ रही है। अब भाई आप खुद सोचो, समुद्र में
वाटर ज़्यादा है कि गैस ज़्यादा है? क्या कहते हो आप? समुद्र में मात्रा किसकी है, अमाउंट किसका ज़्यादा है? वाटर का। यानी लिक्विड का अमाउंट बहुत है और घुली हुई ऑक्सीजन का अमाउंट उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो मात्रा किसकी ज़्यादा हुई? लिक्विड की। तो सॉल्वेंट क्या हुआ? लिक्विड हुआ। मात्रा कम किसकी हुई? गैस की। तो सॉल्यूट क्या हुआ? गैस हुआ। और इसी वजह से समुद्र, नदी, तालाब में जो दो कंपोनेंट होते हैं ऑक्सीजन और वाटर, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ने जैसा अभी कहा कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन उसी की फिजिकल स्टेट, उसी की भौतिक अवस्था को प्राप्त करेगा। जल का अमाउंट ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए वह कंपाउंड, वह व्यवस्था, वह सॉल्यूशन द्रव अवस्था को प्राप्त होता है। अर्थात समुद्र, नदी, तालाब सब लिक्विड कंडीशन में है, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। अगला एग्जाम्पल आता है यहाँ पर, वो आता है लिक्विड और लिक्विड का। अब जैसे मान लीजिए लिक्विड और लिक्विड में मैं इसको भी समझाने के प्रयास करता हूँ। अगर एक गिलास दूध में 2 चम्मच पानी मिला दो तो भाई दूध क्या है? लिक्विड है। पानी क्या है? लिक्विड है। तो उसकी अवस्था कैसी दिखाई देगी? दूध जैसी। लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, मैं कहूं कि एक बाल्टी पानी में 3 चम्मच दूध मिला दीजिए, तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट किसका होगा? यहाँ ज़्यादा अमाउंट हुआ दूध, पानी का। और पहले वाले में ज़्यादा अमाउंट किसका था? दूध का। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है, बार बार मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ, जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है। दूध का अमाउंट ज़्यादा था तो सॉल्यूशन की जो अवस्था थी वो बिल्कुल दूध की जैसी थी। लेकिन जब पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर जो उसका नेचर होगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद वो कैसा होगा? पानी के जैसा होगा मित्रों। वो कंडीशन क्या है? लिक्विड इन लिक्विड। जब दो लिक्विड लिक्विड को मिलाया जाए उससे जो सॉल्यूशन मिले उसे कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगली चीज़ क्या आती है? ये तो बहुत कॉमन सा है, जिसको आप कहते हो सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के तो बहुत से उदाहरण हैं। चीनी पानी का उदाहरण है। यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो सॉल्यूशन की अवस्था, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी क्या होती है? पानी की जैसे लिक्विड में होती है। ठीक, ये एक बात हो गई। अगली चीज़ करते हैं हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन के। बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। भाई सॉलिड सॉल्यूशन होता क्या है? आपने एक चीज़ सुनी होगी कि पीतल, पीतल में तांबा और जस्ता होता है, जहाँ तक जिंक और कॉपर होता है। ठीक है, तो जब जिंक और कॉपर होता है तो वो अवस्था में पीतल में 2 अलग अलग मेटल मिले हैं। एक जिंक मिला है और एक कौन सा मिला है? कॉपर मिला है। जब जिंक और कॉपर को मिला दिया गया तो हमें जो मिला वो क्या है? पीतल। पीतल में आप जिंक और कॉपर को अलग अलग कर सकते हो क्या? यकीन मानो नहीं कर सकते। तो जब 2 सॉलिड, जब 2 ठोसों को मिलाने से हमें कोई सॉल्यूशन मिले उसे कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। एक तो ये परिभाषा। और दूसरी परिभाषा क्या है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सिंपल सा नेचर है। भाई गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्वेंट गैस होगी, यानी गैस की मात्रा ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन की अवस्था गैसियस होगी। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा? लिक्विड सॉल्वेंट होगा तो सॉल्यूशन की अवस्था कैसी होगी? लिक्विड होगी। अगर मैं बात करूं सॉलिड सॉल्यूशन की, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाइए। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा। जब सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन की अवस्था कैसी होगी? सॉलिड। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा सकता हूँ आपको। वो एग्जांपल क्या है? अगर एक डिब्बा चीनी में आप 2 चम्मच पानी डालो, एक बहुत, ये एग्जांपल आप घर पे भी कर सकते हो। एक डिब्बा चीनी में 2 चम्मच पानी डालो तो क्या शरबत बनेगा? यकीन मानिए नहीं बनेगा। सच कह रहा हूँ, नहीं बनेगा। और जब आप एक डिब्बा चीनी में 2 चम्मच पानी मिलाओगे तो मात्रा, अमाउंट ज़्यादा किसका है? चीनी का। चीनी की कंडीशन कैसी होती है? सॉलिड। और वाटर की कंडीशन कैसी होती? लिक्विड। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हुआ? विलायक क्या हुआ? चीनी हुई।
यहाँ पे सॉल्यूट क्या हुआ, विलेय क्या हुआ, पानी हुआ। और मात्रा ज़्यादा किसकी है, चीनी की। चीनी की अवस्था कैसी है, सॉलिड है। इसी वजह से वो जो विलयन मिलेगा वो ठोस अवस्था में मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर गैस इन लिक्विड का, गैस इन सॉलिड का। इसको समझते हैं। देखिए भाई, गैस इन सॉलिड का क्या होता है, अभी आप कक्षा 12 के छात्रों ने पढ़ा होगा ठोस अवस्था, और कक्षा 11 के छात्र पढ़ेंगे अगले वर्ष कि हर ठोस में मॉलिक्यूल्स के बीच एक छोटी छोटी जगह खाली होती है। उस जगह को हम लोग कहते हैं वॉइड। क्या नाम देते हैं उसको, वॉइड या फिर रिक्तिका। तो उस रिक्तिका में जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में गैसों को अगर तेज प्रवाह से प्रवाहित किया जाए, मान लीजिए कोई धातु है कॉपर, कॉपर पर अगर मैं हाइड्रोजन गैस को या ऑक्सीजन गैस को एक हाई फ्लो से, एक तेज प्रवाह से प्रवाहित करूं, जब तेज प्रवाह से प्रवाहित करूंगा तो वो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कॉपर के बीच में जो खाली स्थान है, जिसको हम लोग वॉइड कहते हैं, वहाँ पर जाकर स्थित हो जाएगी। जब वहाँ पर जाकर स्थित हो जाएगी तो इसी अवस्था को कहते हैं गैस इन सॉलिड, यानी कि गैस सॉलिड में जाकर फिक्स हो गई। अब आप बताओ, अगर मैं इसी फिगर की बात करूं तो यहाँ अमाउंट ज़्यादा किसका है, ठोस का कि गैस का? भाई ठोस की मात्रा ज़्यादा, उसके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े, उसके बीच में जो छोटी छोटी खाली जगह है उसमें जाके कोई गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस जाके फिक्स हो गई। इस अवस्था को क्या कहते हैं, गैस इन सॉलिड। जब सॉलिड में क्या उपस्थित हो, गैस हो। लेकिन हाँ, बात फिर वही दोहराऊंगा, सॉलिड की मात्रा ज़्यादा है, सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है। गैस की मात्रा कम है तो गैस क्या है, सॉल्यूट है। और जिसकी मात्रा ज़्यादा है विलयन उसी अवस्था को प्राप्त करता है। यही वजह से ये जो अवस्था मिलती है वो किस अवस्था में होती है, किस स्टेज में होती है, सॉलिड स्टेज में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, सॉल्यूट क्या है, गैस है। और ये एग्जाम्पल किसका है, हाइड्रोजन और पैलेडियम का। अगला एग्जाम्पल देखता हूँ भाई। अगला एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि अब लिक्विड को सॉलिड में मिलाया गया है। भाई एक बात बताओ, जिससे भी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, चीनी पानी वाला, चीनी पानी वाला एग्जाम्पल दिया था कि चीनी ढेर सारी हो, उसमें 3-4 चम्मच पानी डाल दो तो पानी क्या होगा, पानी होगा वहाँ पर सॉल्यूट होगा, और चीनी क्या होगी, सॉल्वेंट होगी, क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मरकरी और सोडियम का। भाई मरकरी की अवस्था क्या होती है, लिक्विड होती है, द्रव अवस्था में होता है। और सोडियम की अवस्था क्या होती है, सॉलिड होती है। तो सॉलिड यानी सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है और मरकरी यानी लिक्विड का अमाउंट कम है। यहाँ पर जो मिलता है अमलगम, इस अमलगम की अवस्था अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगी तो आप मुझे आसानी से बता सकते हो। इस अमलगम की अवस्था कैसी होगी, सॉलिड होगी। सॉलिड क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में है उसका अमाउंट ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या है, सॉल्वेंट है, वो विलायक है। और मरकरी जो कि सॉल्यूट है, जिसकी स्टेट क्या है, लिक्विड है, उसका अमाउंट कम है, इसीलिए वो क्या है, सॉल्यूट की कंडीशन में। अब जब सॉलिड सॉल्वेंट है यानी कि इसकी मात्रा ज़्यादा है तो ऑब्टेन होने वाले, मिलने वाले सॉल्यूशन की कंडीशन भी कैसी होगी, सॉलिड स्टेट में होगी। ठीक, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जांपल आता है सॉलिड इन सॉलिड। अरे यार ये तो बहुत सामान्य सा है। कॉपर आपके घरों में गहने रखे होंगे, अगर वो प्योर गोल्ड होता ना भाई, तो प्योर गोल्ड में एक समस्या होती है। प्योर गोल्ड को हम इस प्रकार गहनों में परिवर्तित नहीं कर सकते, वो टूट जाएगा। तो प्योर गोल्ड को गहनों में परिवर्तित नहीं कर सकते तो उसमें मिलाते क्या हैं हम लोग, कॉपर मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं। आपने सुना होगा कि 24 कैरेट का गोल्ड है, 22 कैरेट का गोल्ड है। एक छोटी सी जानकारी जानिए, अगर कोई पूछे सबसे प्योर गोल्ड कौन सा होता है, दैट इज द 22 कैरेट। 24 कैरेट का गोल्ड सबसे ज़्यादा शुद्ध नहीं माना जाता, उसमें कॉपर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और 22 कैरेट में
गोल्ड की मात्रा ज़्यादा होती है और कॉपर की मात्रा कम होती है। तो गोल्ड में क्या मिलाया गया? कॉपर। तो गोल्ड में कॉपर, तो गोल्ड क्या है यहाँ पर? गोल्ड क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट है। और कॉपर क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट है, यानी विलेय है। और गोल्ड क्या है? विलायक है। तो एक बात बताइए, जब गोल्ड विलायक है, इसको तो और अच्छे से समझ सकते हो। अगर कॉपर विलायक होता, कॉपर सॉल्वेंट होता, तो ये जो गहना बना है इसका रंग कॉपर जैसा होता भैया। लेकिन यहाँ पर विलायक कौन है? सोना है, गोल्ड है। जब गोल्ड विलायक है तो इसका रंग किसका होगा? गोल्ड जैसा, यानी सोने जैसा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने चर्चा कर ली विलयन के तीनों प्रकार की। गैसियस विलयन यानी गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। अब एक चीज़ और समझ जाइए, सिंपल सा फंडा है इसको समझने का। गैसियस सॉल्यूशन में गैस सॉल्वेंट होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट होगा और सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम लोग और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।